हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजेनेमिक्स। अब इस लेक्चर में हम लोग क्रोमैटिन फाइबर के नेक्स्ट कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे और इसमें हम पहले देखेंगे नन हिस्टोन प्रोटीन को। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था हिस्टोन प्रोटीन को। अब हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं नन हिस्टोन प्रोटीन की। तो ये नन हिस्टोन प्रोटीन ये एसिडिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। तो सबसे पहली बात हो गई कि यह एसिडिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। तो आर एसिडिक और न्यूट्रल प्रोटीन्स और इस प्रोटीन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये बड़े साइज के प्रोटीन मॉलिक्यूल होंगे, हाई मॉलिक्यूलर वेट। और इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन तीन टाइप का होगा, याद रखना है। स्ट्रक्चरल हो सकता है, एंजाइमेटिक हो सकता है या रेगुलेटरी हो सकता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये तीन टाइप का होगा। कौन कौन सा? स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक एंड रेगुलेटरी। अब इस तीनों टाइप के प्रोटीन को यहां पर देखें किसका क्या काम होगा यहां पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोटीन की। तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन यह क्रोमोसोम के एक्सिस को बनाता है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन ये क्रोमोसोम के एक्सिस को बनाता है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर्म्स एक्सिस ऑफ क्रोमोसोम। और नेक्स्ट सेकेंड टाइप जो है एंजाइमेटिक प्रोटीन। और यह एंजाइमेटिक प्रोटीन एंजाइम ही होगा। और कौन कौन सा एंजाइम यहां पे प्रेजेंट होता है ये थोड़ा याद रखना है। तो मैंने पहले भी चर्चा की थी कि क्रोमैटिन फाइबर से कुछ एंजाइम्स भी जुड़े रहेंगे, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ये मुख्य रूप से दो एंजाइम्स की बात करें, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, एज वेल एज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज। तो याद रखना है कि क्रोमैटिन फाइबर से जुड़ा हुआ ये तीन एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज, तीनों को हम लोग नोट कर सकते हैं कौन कौन सा। तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज, नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, और नेक्स्ट कहा हमने न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज। अब नेक्स्ट जो है उसे हम कहते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। और रेगुलेटरी प्रोटीन का काम क्या होगा कि डीएनए के पास प्रेजेंट जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। रेगुलेटरी प्रोटीन का काम क्या होगा? डीएनए के पास प्रेजेंट जीन के एक्सप्रेशन को, जीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग दे सकते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन रेगुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन को। तो सिंपली लिख सकते हैं हम लोग रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन। अब इसके अलावा इस क्रोमैटिन फाइबर के पास में
कुछ अमाउंट में आरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो थर्ड कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे आरएनए को मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़े से अमाउंट में आरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो एक बात जरा यहाँ बताओ कि आरएनए के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होगा? यूकैरियोटिक सेल के केस में अगर देखें तो यह न्यूक्लियस के अंदर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आरएनए का फॉर्मेशन इस यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर होगा, और जब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मिक साइट में आ जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए ये जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है, जिसको हम नेसेंट आरएनए कहते हैं, कुछ समय के लिए ये न्यूली फॉर्म्ड आरएनए, नेसेंट आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल से जुड़े रहते हैं। तो जब हम केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करेंगे क्रोमैटिन फाइबर का, तो वहां पर थोड़े से अमाउंट में हमें, है ना, आरएनए भी मिलेगा। इसलिए हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं इन चीजों को। आफ्टर फॉर्मेशन, RNA comes into cytoplasm, लेकिन कुछ अमाउंट, बट सम nascent RNA remains, ये किससे जुड़ा रहेगा? डीएनए से। remains attached with DNA for some time. अब नेक्स्ट कंपोनेंट यहां पे प्रेजेंट मेटेलिक आयन। तो मेटेलिक आयन यहां पे कौन कौन सा होगा, जरा उसकी भी बात कर ले हम लोग। मेटेलिक आयंस की बात करें तो क्रोमैटिन फाइबर के पास में थोड़े से मात्रा में, अमाउंट में मेटेलिक आयंस होंगे। कौन कौन सा? तो यहां पे प्रेजेंट हो सकता है मैग्नीशियम आयन Mg++, कैल्शियम आयन Ca++, फेरस आयन Fe++। और यहां पे प्रेजेंट जो आयंस हैं वह इस क्रोमैटिन फाइबर को आयोनाइज्ड स्टेट में बनाए रखेगा, उसके आयोनाइजेशन को मेंटेन करके रखता है। तो सिंपली हम यहां पर लिख सकते हैं कि यह मेटेलिक आयन, ये जो मेटेलिक आयन है, यह मेंटेन करता है, मेंटेन्स आयोनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन इंटैक्ट। अब इस क्रोमैटिन फाइबर के नेक्स्ट स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहां पे ये न्यूक्लियोसोम। तो देखो, किसी क्रोमैटिन फाइबर के पास में ये पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट और इस तरीके से ढेर सारे यूनिट प्रेजेंट होते हैं। तो एक के बाद यहां पर ये दूसरा यूनिट इस तरीके से लीनियर वे में अरेंज्ड है। तो किसी क्रोमैटिन फाइबर के पास में प्रेजेंट ये जो रिपीटेटिव यूनिट है, जो यूनिट स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोजोम। तो यहां पर ये पहला न्यूक्लियोजोम, दूसरा न्यूक्लियोजोम, तीसरा न्यूक्लियोजोम एंड सो ऑन। तो ये न्यूक्लियोजोम हम कब ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे, है ना, ऑब्टेन कर सकते हैं? तो सबसे पहले इस क्रोमैटिन फाइबर को हमें ट्रीट करना पड़ेगा एक एंजाइम से। और उस एंजाइम को, जैसे सपोज करो यहां पर इस तरीके से ये क्रोमैटिन फाइबर, और इसको हमने ट्रीट कर दिया एक खास एंजाइम से, और इस एंजाइम को कहते हैं MNAS, MNASE। पूरा नाम बोले इसका तो माइक्रोकोकल न्यूक्लियस। तो जब ये एंजाइम हम देंगे क्रोमैटिन फाइबर के ऊपर,
तो यहां पे प्रेजेंट डीएनए मॉलिक्यूल को ये काटेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस एक्ट करता है किसके ऊपर, डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर। तो न्यूक्लियस यहां पे काम करेगा और डीएनए मॉलिक्यूल को यहां से काटेगा। तो जब यहां पे इस न्यूक्लियस का एक्शन होगा तो अल्टीमेटली ये डीएनए मॉलिक्यूल यहां से कट गया, तो हमें इस तरीके का यूनिट मिलेगा और इसी यूनिट को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम को हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि यह रिपीटेटिव यूनिट है किसका, क्रोमैटिन फाइबर का। यानी कि किसी क्रोमैटिन फाइबर को हम देखें तो वहां पर इसी तरह के छोटे छोटे यूनिट आपस में जुड़े हुए हैं, प्रेजेंट हैं। यानी कि किसी क्रोमैटिन फाइबर का हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं या मोनोमर भी कह सकते हैं इस न्यूक्लियोसोम को। तो माइक्रोकोकल न्यूक्लियस के एक्शन से हमें ये न्यूक्लियस मिल गया। अब इस न्यूक्लियस के पास में क्या क्या प्रेजेंट होगा इसको देखेंगे पहले, लेकिन हम लोग इस बात को लिख दें कि कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम का क्या नाम बताया, एमएनएज, पूरा नाम क्या कहेंगे, माइक्रोकोकल न्यूक्लियस। बाय द एक्शन ऑफ एमएनएज और ब्रैकेट में हम लोग डाल दें माइक्रोकोकल न्यूक्लियस, माइक्रोकोकल न्यूक्लियस। और ये माइक्रोकोकल न्यूक्लियस हमें कहां से मिलेगा, ये माइक्रोकोकल न्यूक्लियस, ये जो एंडोन्यूक्लियस है, ये कहां से मिलेगा। तो याद रखना है कि ये स्टेफाइलोकोकस है ना, बैक्टीरिया के अंदर से हमें प्राप्त होता है या हम निकालते हैं स्टेफाइलोकोकस। तो इसे भी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। और स्टेफाइलोकोकस एक स्फेरिकल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये कहां से मिलेगा, तो इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बोलो क्या लिखे यहां पे, स्टेफाइलोकोकस और ये कैसा बैक्टीरिया हमने बताया कि ये जो है ना स्फेरिकल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, स्फेरिकल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये याद रखना है। तो एमएनएज हम ऑब्टेन करते हैं माइक्रो है ना, ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के अंदर से जो स्फेरिकल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब यहां पे प्रेजेंट इस न्यूक्लियस के पास में क्या क्या होगा, तो जरा देखो यहां पे प्रेजेंट होगा ये डीएनए मॉलिक्यूल और साथ में यहां पर एक H1 होगा और एक होगा हिस्टोन ब्लॉक। तो ये हिस्टोन ब्लॉक हो गया और ये H1 हो गया और यहां पे प्रेजेंट ये डीएनए मॉलिक्यूल जिसको हम लिंकर डीएनए भी कहेंगे, लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए हम सबकी बात करेंगे। अब देखो तो किसी एक न्यूक्लियोसोम के पास में क्या क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए मॉलिक्यूल हो गया, एक H1 होगा और एक हिस्टोन ब्लॉक होगा। तो यहां पर प्रेजेंट ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है इसको दो है ना फॉर्म में देख सकते हैं। एक तो यहां पर लिंकर डीएनए के रूप में जो बाहर में है, और डीएनए का वह पार्ट जो यहां पर इस हिस्टोन ब्लॉक के ऊपर 2 टर्न, लगभग 2 टर्न लगाया है, हम इसकी बात करते हैं। तो सबको मिलाकर के यहां पर एक न्यूक्लियोसोम के पास में जितने डीएनए हैं, चाहे वो टर्न के रूप में हो या लिंकर डीएनए के रूप में हो, इसकी टोटल लंबाई की अगर बात करें तो 200 बेस पेयर लेंथ होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम के पास में है ना क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर यहां पर डीएनए होगा और प्लस एक H1 होगा, 1 H1 होगा और प्लस एक हिस्टोन ब्लॉक होगा, एक हिस्टोन, 1 लिख देता हूं मैं इसको, 1 हिस्टोन ब्लॉक होगा, 1 हिस्टोन ब्लॉक। तो एक न्यूक्लियोसोम के पास में हमने कहा कि 200 बेस पेयर डीएनए का होगा, एक H1 होगा और यहां पर एक हिस्टोन ब्लॉक होगा, एक हिस्टोन ब्लॉक होगा इस तरीके से। अब देखो तो
एक हिस्टोन ब्लॉक की अगर बात करें तो एक हिस्टोन ब्लॉक के विषय में हमने बताया था पहले कि यहां पर H1 को छोड़ करके बाकी सब हिस्टोन के दो दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो इसको जरा सा एनालाइज करोगे, है ना, तो क्या मिलेगा हमें कि यहां पर दो मॉलिक्यूल होगा H2A प्लस दो मॉलिक्यूल होगा H2B प्लस दो मॉलिक्यूल होगा H2A हो गया, H2B प्लस दो मॉलिक्यूल होगा H3 का और प्लस दो मॉलिक्यूल होगा H4 का। तो इस बात को याद रखना है कि एक हिस्टोन ब्लॉक के पास में, है ना, दो दो मॉलिक्यूल होगा प्रत्येक का, किसका किसका, H2A का दो मॉलिक्यूल, H2B का दो मॉलिक्यूल, H3 का दो मॉलिक्यूल और H4 का दो मॉलिक्यूल। हम पढ़ा चुके हैं इस चीज को, ये ऑक्टामर का फॉर्मेशन करेगा, हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था इस चीज को। अब देखो, अब यहां पे प्रेजेंट की जो 200 बेस पेयर लेंथ है वो किस फॉर्म में है, तो हमने बोला कि ये डीएनए मॉलिक्यूल जो हिस्टोन ब्लॉक के ऊपर रैप्ड है, उलझा हुआ है, टाइटली बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ये लगभग 2 टर्न लगाया हिस्टोन ब्लॉक के ऊपर, 1.6 टर्न लगाता है, 1.6 टर्न लगाया, यानी कि 2 टर्न से थोड़ा कम, कंप्लीट नहीं हुआ 2 टर्न। और फिर ये बाहर की ओर निकला, और बाहर जो प्रेजेंट डीएनए मॉलिक्यूल का पार्ट है उसी को कहते हैं हम लिंकर डीएनए। तो हम क्लियरली बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल जिसकी लंबाई यहां पर हमने कहा 200 बेस पेयर लेंथ है इसका, यह 1.6 टन लगाएगा हिस्टोन ब्लॉक के ऊपर, और आगे ये फिर से निकल जाएगा किसके रूप में, लिंकर डीएनए के रूप में। तो इसी बात को हम इस तरीके से यहां पर नोट कर सकते हैं कि 200 बेस पेयर जो है लेंथ डीएनए का ऑफ डीएनए, ये किसके स्वरूप में प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट एज, किसके किसके रूप में प्रेजेंट है, तो 1.6 टन, लगभग 2 टन, 1.6 टन ऑन हिस्टोन ब्लॉक, हिस्टोन ब्लॉक, एंड एज दूसरा कंपोनेंट किसके रूप में बोलो, लिंकर डीएनए के रूप में, एंड एज लिंकर, लिंकर डीएनए। तो यहां पर ये जो टोटल लेंथ है डीएनए मॉलिक्यूल का एक हिस्टोन के पास में, वो लगभग 1.6 टन लगाएगा हिस्टोन ब्लॉक के ऊपर, और साथ में यह लिंकर डीएनए के रूप में प्रेजेंट होगा। अब देखो, अब यहां पे प्रेजेंट ये जो न्यूक्लियोसोम है, इस न्यूक्लियोसोम का वह पार्ट जिसके ऊपर माइक्रोकोकल न्यूक्लियस का एक्शन नहीं होता है। मान लो कि इस न्यूक्लियस को हमने ट्रीट किया एमएनएस से, माइक्रोकोकल न्यूक्लियस से फर्दर और ज्यादा ट्रीट कर दिया हमने, तो डीएनए मॉलिक्यूल यहां से ब्रेक करके हटाया जाएगा, ये निकलेगा, लेकिन पूरा का पूरा डीएनए यहां से रिमूव्ड नहीं होगा। इसलिए अब यहां पर हम एक अलग स्ट्रक्चर की बात करना चाहते हैं, और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम कोर, न्यूक्लियोसोम कोर, न्यूक्लियोसोम कोर की बात करना चाहते हैं। तो क्रोमैटिन फाइबर के पास में नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसोम कोर की, न्यूक्लियोसोम कोर की। तो न्यूक्लियोसोम कोर, न्यूक्लियोसोम का वह पार्ट है जिसके ऊपर माइक्रोन्यूक्लियस एंजाइम का एक्शन नहीं हो पाता है। यानी कि अब इसके स्ट्रक्चर को जरा हम पहले बना लें, तो इस तरीके से ये हिस्टोन ब्लॉक होगा, और इस हिस्टोन ब्लॉक के ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल आकर के क्वाइल करेगा, टर्न करेगा। तो यहां पर सिंपली हम इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं कि ये डीएनए मॉलिक्यूल हो गया, और उसके ऊपर लगभग ये जो 2 टर्न है, 1.6 टर्न है डीएनए मॉलिक्यूल का, ये प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चर को देखने के बाद में हम क्या एनालाइज करें, तो सबसे पहले तो लिखें हम लोग कि इस न्यूक्लियोसोम का वह पार्ट है ये जिसके ऊपर माइक्रोकोकल एंजाइम का एक्शन नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियोसोम का, है ना, वह पार्ट जो रेसिस्टेंट है किसके लिए, माइक्रोकोकल न्यूक्लियस के लिए। तो सिंपली पहले इस बात को हम लोग नोट कर लें कि यह इज माइक्रोकोकल न्यूक्लियस, माइक्रोकोकल न्यूक्लियस रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट पार्ट है, पार्ट है किसका, ऑफ व्हाट, क्या लिखना चाहिए आप बोलो, न्यूक्लियोसोम का, न्यूक्लियोसोम का, न्यूक्लियोसोम का। तो इस न्यूक्लियोसोम कोर के पास में क्या क्या प्रेजेंट होगा, जरा देखो क्या क्या प्रेजेंट होगा।
तो सबसे पहले हम यहां पर देख रहे हैं कि एक हिस्टोन ब्लॉक होगा, है ना, हैज वन हिस्टोन ब्लॉक, एक हिस्टोन ब्लॉक है, और प्लस यहां पर डीएनए मॉलिक्यूल का 1.6 टर्न है, और उस 1.6 टर्न के पास में उसकी जो लंबाई होगी वो लगभग होगा 146 बेस पेयर। तो एक न्यूक्लियोसोम के कोर के पास में एक हिस्टोन ब्लॉक हो गया, और डीएनए मॉलिक्यूल का पार्ट कितना, तो उसकी लंबाई कितनी होगी 146 बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए। तो याद रखना है कि न्यूक्लियोसोम कोर के पास में डीएनए की लंबाई कितनी 146 बेस पेयर लेंथ होगा यहां पे प्रेजेंट डीएनए का, जो 1.6 टर्न लगाएगा किसके ऊपर, हिस्टोन ब्लॉक के ऊपर। तो इतना लेंथ जो डीएनए का है वो क्या करेगा, ये लगाएगा, फॉर्म्स लगभग कितना 1.6 टर्न ऑन हिस्टोन ब्लॉक। अब देखो कि इस न्यूक्लियोसोम कोर के पास में क्या नहीं दिख रहा है, इससे अलग देखो, एक तो लिंकर डीएनए की बात यहां पे नहीं होगी, दूसरा क्या H1 भी इसके पास में नहीं होता है। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम कोर के पास में H1 प्रोटीन नहीं होगा, हैज नो H1 नहीं होगा, और साथ में यहां पर लिंकर डीएनए की भी बात नहीं करेंगे, हैज नो H1 एज वेल एज लिंकर डीएनए। हमने शॉर्ट में लिखा है तो नो पूरा लिखोगे, लिंकर डीएनए। तो ये दोनों चीज यहां पे इस तरीके से है ना एब्सेंट है। तो एकदम क्लियरली मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियोसोम कोर के पास में, न्यूक्लियोसोम कोर ये माइक्रोकोकल न्यूक्लियस रेसिस्टेंट पार्ट है न्यूक्लियोसोम का, और इस न्यूक्लियोसोम कोर के पास में क्या प्रेजेंट होगा, एक हिस्टोन ब्लॉक होगा, और डीएनए कितना लंबा होगा 146 बेस पेयर लेंथ होगा डीएनए का, और ये जो डीएनए है ये लगभग 1.6 टर्न लगाएगा किसके ऊपर, हिस्टोन ब्लॉक के ऊपर, और इसके पास में क्या नहीं होगा, तो याद रखना कि H1 नहीं होगा, एज वेल एज लिंकर डीएनए की भी बात हम नहीं करेंगे, ना तो H1 की बात करेंगे और ना ही लिंकर डीएनए की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोसोम कोर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को याद रखना है कि इस न्यूक्लियोसोम कोर को ही हम न्यू बॉडी भी कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कोर, है ना, इसी को हम कहते हैं न्यू बॉडी, also called न्यू बॉडी। याद रखना है ये क्वेश्चन कि न्यूक्लियोसोम कोर को ही हम कहते हैं न्यू बॉडी। अब इस क्रोमैटिन फाइबर के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और हमने नाम दिया न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड के। तो इस न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड का फॉर्मेशन तब होगा जब क्रोमैटिन फाइबर कॉइल करेगा, फोल्ड करेगा, जब इसका कंडेंसेशन होगा। तो आफ्टर द कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर प्रोड्यूस किया जाएगा न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड को। तो फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, और यहां पर फोल्डिंग इंड्यूस करने में, कॉइलिंग इंड्यूस करने में कर चुके हम लोग कि मेजर रोल प्ले करेगा यहां पे प्रेजेंट H1 प्रोटीन, बाकी भी करेंगे। तो H1 प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करेंगे और क्रोमैटिन फाइबर में कॉइलिंग इंड्यूस करेंगे, उसमें फोल्डिंग इंड्यूस करेंगे। तो ये फोल्डिंग या कॉइलिंग जो हो रहा है क्रोमैटिन फाइबर का ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ H1 हिस्टोन। न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड के एक टर्न के पास में 6 न्यूक्लियोसोम्स होंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, छठा, ये 6 ही होंगे। तो इसके पास में एक टर्न के पास में
6 न्यूक्लियोजोम्स होते हैं। तो ये पहला न्यूक्लियोजोम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठा। तो न्यूक्लियोजोम सोलेनोइड के एक टर्न के पास में 6 न्यूक्लियोजोम हो गए। तो अगर हमने पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एनालाइज करते हैं। हैज 6 न्यूक्लियोजोम, 6 न्यूक्लियोजोम्स है। और कितने टर्न के पास? एक टर्न के पास, इन 1 टर्न। तो न्यूक्लियोजोम सोलेनोइड के एक टर्न के पास में 6 न्यूक्लियोजोम है। 1 टर्न ऑफ न्यूक्लियोजोम सोलेनोइड। तो अगर हमने यहां पे 6 न्यूक्लियोजोम की बात की, तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा? एक न्यूक्लियोजोम के पास में प्रेजेंट था 200 बेस पेयर, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 200 बेस पेयर इंटू 6। टोटल H1 का नंबर कितना हो जाएगा? 6। लेकिन बाकी के जो हिस्टोन्स हैं H2A, H2B, H3, H4, उनका टोटल नंबर कितना होगा? प्रत्येक का, है ना, 12 मॉलिक्यूल होंगे, 12 मॉलिक्यूल होंगे। क्योंकि एक हिस्टोन ब्लॉक को बनाने के लिए, है ना, यहां पर दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन किए थे। किसका किसका? H2A का, H2B का, H3 का, H4 का। तो इस बात को भी हम लोग, है ना, यहां पे लिख सकते हैं। सो हैज, टोटल लेंथ कितना लिख दे डीएनए मॉलिक्यूल का? सो हैज 1200 बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए। और H1 का टोटल नंबर कितना? 6 H1। H2A का कितना होगा? 12 H2A प्लस 12 H2B प्लस 12 H3 प्लस 12 H4। याद रखना इस बात को कि एक टर्न जो है न्यूक्लियोजोम सोलेनोइड का, उसके पास में इस तरीके से, है ना, 1200 बेस पेयर लेंथ होगा डीएनए का, प्लस 6 H1 होगा, और बाकी के हिस्टोन का, है ना, कितना कितना 12 मॉलिक्यूल होगा। यानी कि 12 H2A, 12 H2B, 12 H3, 12 H4। और इस न्यूक्लियोजोम सोलेनोइड को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो इसके मीडियम में, क्रोमैटिन फाइबर के मीडियम में थोड़ा सा सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया जाए। जब हम सॉल्ट का कंसंट्रेशन थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तब उस कंडीशन में हमें न्यूक्लियोजोम सोलेनोइड मिलता है। तो इस बात को भी हम लोग यहां पे नोट कर लें। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग सॉल्ट कंसंट्रेशन। सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो उसके मीडियम में जब सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, तो हमें यहां पर, है ना, न्यूक्लियोजोम सोलेनोइड मिलेगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जिसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। अब हम बात करेंगे लिंकर डीएनए की। लिंकर डीएनए की, तो यहां पर इस क्रोमैटिन फाइबर के स्ट्रक्चर को देखें जरा। डीएनए मॉलिक्यूल, हिस्टोन ब्लॉक, उसके ऊपर इसकी कॉइलिंग, फिर ये डीएनए मॉलिक्यूल आ गया है। तो ये पहला न्यूक्लियोजोम और ये दूसरा, दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? डीएनए मॉलिक्यूल ही कर रहा है। तो क्रोमैटिन फाइबर के पास प्रेजेंट डीएनए मॉलिक्यूल का वह पार्ट जो न्यूक्लियोजोम को आपस में कनेक्ट करता है। क्रोमैटिन फाइबर के पास प्रेजेंट डीएनए का वह पार्ट जो न्यूक्लियोजोम को आपस में कनेक्ट करता है, उसी को हम कहते हैं लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए की लंबाई जो है वो लगभग 8 to 114 बेस पेयर होगा। तो लिंकर डीएनए ये पार्ट है
पार्ट ऑफ डीएनए, किसके डीएनए का? क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। और ये क्या काम करेगा? ये कनेक्ट करेगा न्यूक्लियोसोम को आपस में, कनेक्ट्स न्यूक्लियोसोम्स टुगेदर। तो न्यूक्लियोसोम को आपस में कनेक्ट करेगा। और इसकी लंबाई कितनी होगी? तो लेंथ इसका वेरी करेगा 82114 बेस पेयर। तो लिंकर डीएनए की लंबाई फिक्स नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियस यहां पर प्रेजेंट, ये माइक्रोकोकल न्यूक्लियस जो है किस साइट पे काम करेगा, कहां पे कट लगाएगा, ये है ना, उस बात पे डिपेंड करेगा कि लिंकर डीएनए की लंबाई कितनी होगी। तो इसलिए यहां पर इस लिंकर डीएनए की लंबाई लगभग होगा 8 से 114 बेस पेयर लेंथ लंबा होगा, इतनी लंबाई होगी। तो केमिकल कंपोजिशन के रिगार्डिंग क्रोमैटिन फाइबर को हम क्या कहें? न्यूक्लियो प्रोटीन कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास में प्रोटीन और वो कॉम्प्लेक्स है डीएनए से, थोड़े से अमाउंट में आरएनए भी है। तो क्रोमैटिन फाइबर एज ए होल केमिकली न्यूक्लियो प्रोटीन हम कह सकते हैं। और इसी क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा, तो वो भी क्या होगा? केमिकली कह सकते हैं कि वो भी न्यूक्लियो प्रोटीन है। अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूक्लियस, जैसे माइक्रोकोकल न्यूक्लियस की हमने बात की, तो न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? उस एंजाइम को हम कहते हैं न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस दो टाइप का हो सकता है, एक्सोन्यूक्लियस एज वेल एज एंडोन्यूक्लियस। तो सपोज करो कि यहां पर ये न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस दो टाइप का हो सकता है, एक्सो न्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस दो टाइप का होगा। तो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में क्या डिफरेंस होगा, इस बात को देखो कि सपोज करो यहां पर ये कोई डीएनए मॉलिक्यूल है ऐसे, और इस डीएनए मॉलिक्यूल के पास ये ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसके मोनोमर्स हैं। तो अगर कोई न्यूक्लियस इस डीएनए मॉलिक्यूल से मोनोमर्स को किनारे से निकालेगा, एक तरफ से निकालता चला जाएगा, जैसे यहां कट लगाया, यहां कट लगाया, यहां कट लगाया, किनारे से काट कर न्यूक्लियोटाइड्स को निकालता चलेगा, तो उसे कहेंगे हम एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल के किनारे को छोड़कर बीच में कहीं भी कट लगाता है, तब उस कंडीशन में उसे कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस डीएनए मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोटाइड्स को किनारे से निकालेगा, चाहे इस तरफ से या इस तरफ से, कहीं से भी, और बीच में कहीं भी कट लगाएगा, किनारे को, इंड को छोड़कर कहीं भी कट लगाएगा, तो उस कंडीशन में उसे हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रोमैटिन फाइबर के टाइप को, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन को, और साथ में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पिछले लेक्चर में कहे थे उसे बताऊंगा कि हिस्टोन प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन के काम को कैसे प्रिवेंट करता है।